हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सिंह दिल्ली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हमने डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल्स कर लिए थे। वो आर्टिकल हमने देखे थे, आर्टिकल 36 से लेके हमने देखे थे आर्टिकल 44 तक। ठीक है, तो आगे के आर्टिकल हैं वो हम देख लेते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। सिंपल है लेकिन समझना है आपको। समझने पे ध्यान दोगे तो क्या रहेगा, आपकी नॉलेज अपने आप में बढ़ती रहेगी। ठीक है, समझना ही मुख्य चीज होती है। तो अनुच्छेद 45 कहता है हमें बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बालकों में भी 3 अवस्थाएं आ जाती हैं। ठीक है, बालक यानी कि हम बचपन की बात करें तो बालकों का अगर बात करें तो एक पहली श्रेणी आ जाती है बचपन। अगर मैं बात करूं एक श्रेणी, पहली श्रेणी, दूसरी और तीसरी, तो समझने की कोशिश कर रहा है। पहली श्रेणी जब बच्चा जन्म लेता है उससे लेके 11 साल तक। ठीक है, यानी अगर मैं 0 से लेके 11 साल तक कहूं, ये पहली श्रेणी आ जाती है। फिर 12 से लेके 17 तक ये दूसरी श्रेणी चलती है। फिर 18 से लेके जो अगली श्रेणी है, यानी 3 श्रेणी बन जाती है हमारे पास में। ये हम कहें तो ये बाल अवस्था है, ठीक है, ये किशोरावस्था है, तीसरा हमारी एडल्ट है। ठीक है, यानी ये हमारी ठीक है युवा अवस्था आ जाती है हमारी। 3 अवस्थाएं हमारे पास में हो गई, कौन सी, एक बाल अवस्था हो गई, एक हमारी किशोरावस्था हो गई, तीसरी हमारी एडल्ट एज हो जाती है। ठीक है, युवावस्था हो जाती है। तुम समझना। तो बालकों के लिए निःशुल्क, बालकों के लिए यहाँ पे निःशुल्क क्या है, 0 से 11, यानी 11 कहूँ या 12 कहूँ, लगभग 12 होता है या 13, ये यहाँ तक लेके चलते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कोई बच्चा है जो 12 साल की उम्र तक का है, उसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। यानी कि कौन करेगा, स्टेट करेगा। स्टेट करेगा, स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब है सेंटर भी और स्टेट भी। ठीक है, राज्य का मतलब क्या है, दोनों है। राज्य का मतलब क्या है, दोनों है। केंद्र से चलने वाला सीधा, ठीक है, शासन, और स्टेट से चलने वाला, पर्टिकुलर स्टेट से चलने वाला वो भी शासन, दोनों की बात हो रही है। तो बालकों के लिए जाने की अगर मैं बात करूं 0 से लेके, मतलब अगर शुरुआती अगर बच्चे की है, यानी बच्चे के शुरुआती एज से लेके उसकी 12 साल तक की एज तक के लिए निःशुल्क। निःशुल्क का मतलब है बिना किसी शुल्क के। आप कहीं पे एडमिशन लेते हो तो कुछ चार्ज देना पड़ता है आपको, उसमें क्या करने के लिए, एडमिशन चार्ज का। आपको जो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए आप क्या देते हो, कुछ चार्ज देते हो, एडमिशन फीस देते हो या चार्ज देते हो, तो उसके लिए बिना किसी शुल्क के, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना, कुछ पे नहीं करना। और अनिवार्य, यानी अनिवार्य का मतलब क्या है, कंपल्सरी है, यानी कि ये शिक्षा दी ही जाएगी। अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य, यानी इनको शिक्षा देनी है। इसके बारे में उपबंध किया गया। उपबंध का मतलब है कि बताया गया कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, अनिवार्य है ये चीजें। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया। अब राज्य कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। लेकिन अब यही, इसी को हमने क्या करा, इसी को 21A में डाल दिया, इसी को 21A में डाल दिया। अब ये तो स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं डीपीएसपी की बात करूं, मैं डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करूं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करूं, तो इसमें एक चीज मैंने पिछली क्लास में बताई थी, वो बताई थी कि राज्य के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कानूनी, ये अगर ये लागू करें या नहीं लागू करें। यानी राज्य के पास में अपने आप में राइट है कि ये अधिकार है, इन अधिकारों के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी सर्वोच्च न्यायालय बात करूं या उच्च न्यायालय बात करूं या अधीनस्थ न्यायालय बात करूं, आप इनमें से किसी में नहीं जा सकते अगर आपको ये लागू करवाने हैं। अगर ये नियम लागू करवाने, अगर आपको कहना है कि अनुच्छेद 45 में कहा गया कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, लेकिन अगर आप ये लेके जाएंगे तो आपको मना कर देंगे, कह देंगे जी ये हमारी बाउंड्री में नहीं है, ये इनके अपने आप में है। यानी राज्य अपने आप में ये पावर रखता है कि वो इन्हें लागू करवाए या ना करवाए। ठीक है, तो ये उपबंध है। इसी को क्या किया गया, इसी को 21A में डाल दिया गया। 21A में डालने के पीछे कारण था कि भाई ये हमारे देश का एक मूलभूत ढांचा के रूप में काम करेगा। शिक्षा ही है, यानी कि शिक्षा ही है आपको क्या करती है, मेंटली प्रिपेयर करती है, मानसिक रूप से तैयार करती है कि आप एक अच्छा जीवन जी पाए और अच्छे से समझ पाए, आपकी समझ डेवलप हो जाए। तो उसके लिए क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के लिए फ्री शिक्षा। यानी कि अगर मैं बात करूं आजकल के समय में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, अगर मैं बात करूं सरकारी स्कूलों की, तो वहां पे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा है, मुफ्त शिक्षा दी गई है। यानी कि अब हर एक स्टेट का मतलब क्या है, राज्य या फिर मैं बात करूं या सेंटर, केंद्र की बात करूं, दोनों की बात करूं, केंद्र और राज्य दोनों के पास में ये क्या है, राइटिंग है भाई, अनिवार्य शिक्षा हमें प्रोवाइड करानी है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो इसके लिए तुम जा सकते हो, कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर यहां पे उल्लंघन होता है, अगर यहां पर क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो तुम कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हो कि भाई यहां पे बच्चों को फ्री, यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं दी जा रही है, यानी बच्चों के लिए फ्री शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो ये अब एक राज्य की, यानी कि ये मैंडेटरी है। अब ये क्या हो गया कि बिल्कुल भाई इस पे होना ही होना है,
इस पे काम करना ही करना है। यानी कि अब हर एक बच्चे को क्या मिलेगी, फ्री शिक्षा मिलेगी 6 से 14 वर्ष तक को। और यही देखो सिंपल सी बात है, अगर बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ लेता, समझदार बन जाता, वही तो देश का नागरिक आगे बन के उसी को तो देश में एक देश चलाना है। देश चलाने का मतलब क्या है कि मैं और आप जो इंप्लीमेंट करेंगे, जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होगा वही तो देश का डेवलपमेंट होगा। तो हमें क्या करना है, शुरुआत में ही बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देनी है। अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनका मानसिक विकास करना है। जब अच्छा मानसिक विकास होगा तो देश अपने आप में क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी भी देश को देखें, अगर आप किसी भी देश को उठा लें जहां पे शिक्षा अच्छी है, तो उन्होंने क्या करा है, उनका देश अपने आप में डेवलप हुआ है। आप किसी को भी उठा लें, स्वीडन उठा लें, अमेरिका उठा लें, कनाडा उठा लें, वहां पे क्या है, एजुकेटेड लोग हैं। एजुकेटेड का मतलब क्या है कि वहां से शुरुआत से ही बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी गई है। जब अच्छी एजुकेशन मिली है तो सिंपल सी बात है, देश भी अपने आप में क्या है, बढ़ेगा। तो वही चीज है, अगर आप अपने देश में क्या है, अच्छी शिक्षा देने, तो शिक्षा देने पर आप कब करते हैं, अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अनुच्छेद 46 कहता है, अनुच्छेद 46 कहता है, अनुसूचित जाति जनजाति के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ठीक है, शोषण और गैर सामाजिक तत्वों से न्याय दिलाएगा। ठीक है, राज्य की ड्यूटी है, राज्य के पास में कर्तव्य है, राज्य अपने कर्तव्य को निभाए या ना निभाए वो उसकी मर्जी है। ठीक है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ये चीज मैंने आपको समझा दी थी, ये हर बार रिपीट करते हैं ना, इससे क्या रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा कि भाई इसको कानूनी लागू नहीं करवाया जा सकता। तो 1940 सबसे पहले हम समझ लेते हैं अनुसूचित जाति। सरकार के द्वारा, अनुसूचित का मतलब पहले समझ लो, अनुसूचित का मतलब होता है, अनुसूचित का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा आधिकारिक सूचना देना। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन किए हुए हैं कि भाई ये लोग अनुसूचित जाति में आते हैं। अनुसूचित माने सरकार के द्वारा डिफाइन की हुई एक सूची, उसमें डिफाइन किया गया कि ये लोग, ये जातियां हैं जो क्या आएंगी। अनुसूचित का मतलब क्या है कि ऐसी जातियां जिनको समाज में समानता नहीं दी गई, जिनको क्या किया है, समाज में कहीं पे समानता दी गई, उनको क्या है, उनको समाज से अलग रखा गया, यानी कि उनके राइट्स को कर्टेल किया गया, कम किया गया। ये है अनुसूचित जाति का अर्थ। और जनजाति का, अनुसूचित जनजाति का अर्थ क्या है, अनुसूचित जनजाति का अर्थ है यानी कि ऐसे लोग जो काफी रिमोट एरिया में है, रिमोट का मतलब ऐसे बैकवर्ड एरिया में है जहां पे ही अपना जीवन जी रहे हैं। यानी कि ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ कुछ ऐसी जगह में रहते हैं जहां पर इनकी अप्रोच नहीं हो पाती या फिर इनकी पहुंच नहीं हो पाती, ऐसे समाज से, जो समाज हम जी रहे हैं। यानी कि ये समाज से बिल्कुल हटके होते हैं लोग, इनको हमसे मतलब नहीं होता, ये अपने आप में जीते हैं। सिर्फ जनजाति जो लोग होते हैं वो अपने आप में जीते हैं, यानी कि एक कबीले के रूप में अपनी संस्कृति को जी रहे होते हैं। क्या जी रहे होते हैं, अपनी संस्कृति को लेके जी रहे होते हैं, इनको किसी भी हमारी संस्कृति से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अनुसूचित जाति वाले ये हमारे बीच में जी रहे होते हैं, लेकिन इनके साथ में क्या है, असमानता होती है, यानी कि समानता इनके साथ में नहीं रखते हैं हम लोग। इनके साथ में हम जातिगत रूप से विभेद करते हैं और वो विभेद एक बड़े आक्रोश के रूप में उभर के आता है। आज वही हमें देखने को मिल जाता है, कई ऐसे संगठन बन रहे हैं जो अपने आप में कहते हैं कि भाई हम देश के लिए हमने इतना योगदान दिया और हमें पिछड़ा किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से प्रतिबद्ध है और उनके लिए काफी अच्छे काम कर रही है। तो यहाँ पे भी राज्य क्या है, राज्य की ड्यूटी है, राज्य अपने आप में ड्यूटी निभा रहा है कि ऐसा कोई जो अनुसूचित जाति है, यानी बैकवर्ड क्लास का है, ठीक है, या अनुसूचित या शेड्यूल ट्राइब का है, तो ऐसे कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। क्या करेगा, अगर सपोज मान लिया ऐसे हैं, आपके पास में समानता नहीं है, आपको सम्मान नहीं किया जा रहा, आप समाज से हटकर हैं, आप किसी जाति से, आपकी जाति को क्या है, पिछड़े रखा गया, यानी पीछे रखा गया, आपको कोई अधिकार नहीं दिए, तो सरकार की ड्यूटी है कि भाई इनको शैक्षिक तरीके से इक्वलिटी देनी चाहिए और इनको आर्थिक हित, यानी इनको आर्थिक, यानी अगर मैं कहूं फाइनेंशियली भी इनको हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे और क्या है, जनजाति लोगों के लिए भी यही है कि भाई उनको क्या करा जाए, उनको डेवलप किया जाए, उनको डेवलप और उनको इक्वलिटी दी जाए और उनकी शिक्षा को बढ़ाया जाए और उनका आर्थिक स्तर ठीक किया जाए। और ऐसे ही कई जगह पे ऐसा हो भी रहा है कि सरकार ये नियम बना के काम कर भी रही है। ठीक है, आगे शोषण और गैर सामाजिक तत्वों से न्याय दिलाएगा, यानी राज्य का काम क्या है, कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई शोषण होता है, ठीक है, या फिर जाति के साथ, जाति पे बेस पे होता है, अनुसूचित जाति पे होता है या अनुसूचित जनजाति पर होता है, तो उनपे क्या करेगा, अगर उनके साथ शोषण होता है तो उनको न्याय दिलाएगा। गैर सामाजिक का मतलब क्या है, गैर सामाजिक का मतलब समाज से एंटी सोशल, यानी समाज के अलग, अगर समाज से अलग उनके साथ में कोई व्यवहार किया जा रहा है तो उसके लिए क्या करेगा, न्याय दिलाएगा। स्टेट की पॉलिसी है कि वो न्याय दिलाएगा इसके प्रति। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार का स्तर बढ़ाना, पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी। तो पोषाहार का अर्थ समझ लो, पोषाहार का मतलब होता है पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार का मतलब है ऐसे वो सभी तत्व जो शरीर को चाहिए एक जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन के लिए, यानी एक शरीर को अच्छे परिपूर्ण रूप से जीने के लिए, ठीक है, जो पोषक तत्व चाहिए
स्वस्थ रहने के लिए उन पोषक तत्वों का आहार, भोजन, यानी पौष्टिक आहार का स्तर बढ़ाना। स्तर सिंपल सी बात है, अगर मान के चले जहां पे पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है तो वहां के बच्चे क्या है, उनके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है। एबनॉर्मलिटी का मतलब क्या है, उनके अंगों में किसी न किसी चीज की कमी मिल जाती है हमें, या फिर उनकी दिमागी रूप से दिक्कत होती है, या फिर उनके शरीर में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो काफी ज्यादा डिफेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो है। तो पौष्टिक आहार का स्तर बढ़ाना, उनके पौष्टिक आहार पहुंचाएं, उनके हम पौष्टिक आहार दें जिससे उनको किसी भी तरह की बीमारी ना हो, ये राज्य की ड्यूटी है, ठीक है। जीवन स्तर को सुधारना, सिंपल सी बात है, पहले लोग किस में रहते थे, पहले लोग रहते थे मिट्टी के मकानों में। अब उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या किया गया, आवास योजनाएं चलाई गई। आवास योजना के तहत क्या है कि पक्के मकान बनाए गए, अब उनके जीवन स्तर को क्या किया गया, ठीक किया गया। तो ये अब ड्यूटी निभाई जा रही है, ये ड्यूटी निभाई जा रही है पूरे तरीके से, ठीक है। स्टेट अपनी तरफ से देता है, सेंटर अपनी तरफ से देता है, लेकिन ये ड्यूटी है, ठीक है। और ड्यूटी को निभाए ना निभाए ये किसकी जिम्मेदारी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और स्टेट का मतलब मैंने आपको हर बार डिफाइन करा है, ठीक है। जीवन स्तर, जन स्वास्थ्य की स्थिति, जन स्वास्थ्य की, अब देखिए, आप देखिए चलिए, इस समय में कोरोना चल रहा है, कोरोना के समय में अब वैक्सीन है। अब वैक्सीन को अब क्या है, अब जो वैक्सीन आ रही है, अब जो वैक्सीन को क्या करा जाएगा, पब्लिकली सबको लिए किया जाएगा, यानी अब हर एक व्यक्ति को क्या मिलेगा, वैक्सीन मिलेगा। उस वैक्सीन से क्या होगा कि भाई जो भी बीमारी है वो आपकी बीमारी शरीर में नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये होगा अगर मैं जीवन स्तर को सुधारने की बात करूं या जन स्वास्थ्य की बात करूं तो आप समझ रहे होंगे। तो जन स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि पब्लिक हेल्थ के लिए कोई ना कोई सरकार ऐसी स्कीम लाएगी या फिर ऐसा काम करेगी जिससे, अगर मैं जन आरोग्य बोलूं, ठीक है, तो उसके लिए भी सरकार ने क्या करा, अपनी तरफ से काफी ज्यादा स्कीम लेके आई है, उससे काम करा है। तो इसकी स्थिति को बेहतर करने के संबंधी जितने भी जो उपाय कर सकती है सरकार, वो अपनी तरफ से उपाय करेगी, लेकिन ये ड्यूटी है, अब ये निभाए या ना निभाए ये इसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो अब ये क्या है कि कृषि आप समझ गए हो कि फार्मिंग से रिलेटेड है, पशुपालन क्या है, पशुओं के पालन से रिलेटेड है। इनसे रिलेटेड कोई भी संगठन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जो क्या करेगा, कृषि और पशुपालन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बीफ की खपत, अब ध्यान देना, बीफ की खपत, पशुवध, तस्करी और पड़ोसी सीमाओं के साथ उनके व्यापार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 कहता है कि बीफ की खपत का मतलब क्या है, यानी कि गाय के मांस को खाना, पशुवध करना, किसी एनिमल की स्लॉटरिंग करना, किसी एनिमल को काट देना, ठीक है। तस्करी करना, तस्करी का मतलब होता है गैर आधिकारिक रूप से किसी अन्य जगह पर किसी चीज को पहुंचाना, ठीक है। यानी सरकार के द्वारा आपने उसकी क्या ली, आपने गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली और बिना परमिशन के आप क्या कर रहे हो, इसकी सप्लाई कर रहे हो, तो वो सारी चीजें तस्करी हो गई। और पड़ोसी सीमाओं के साथ में उनके व्यापार पर प्रतिबंध, यानी पड़ोसी सीमाओं पर आपको यह व्यापार नहीं करना है, इसके ऊपर क्या है, प्रतिबंध लगाए गए हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसमें आपको एक चीज समझ में आई होगी, आपने देखा होगा कि कई सारे राज्यों में जाने बीफ है, बीफ का अगर मैं गाय के मांस की बात करूं तो गाय के मांस को कई जगह पे खाया जाता है। अगर मैं कहूं केरला में, या फिर मैं कहूं अगर नॉर्थ ईस्ट के कोई काफी सारे स्टेट्स हैं, अगर वहां की बात करूं तो उनमें क्या है कि उनमें बीफ को खाना अलाउड है कि भाई तुम बीफ खा सकते हो। अब वहां की गवर्नमेंट इस पर बैन क्यों नहीं करती है, मुझे बताओ, करती क्यों नहीं है? क्योंकि भाई गवर्नमेंट के ऊपर राइट है, ये क्या है, राइट है, सरकार के पास राइट है कि मैं इसको लागू करूं ना करूं, ठीक है। अब वहीं पे ये चीज कहीं पे लागू हो जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार इस पे लागू कर देती है, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है भाई नहीं नहीं नहीं, गाय का मांस नहीं खाओगे आप लोग, ठीक है। अगर मैं वही बात करूं, एमपी की सरकार लागू कर दी कि भाई गाय की स्लॉटरिंग बिल्कुल बंद है, यानी कि गाय का वध बिल्कुल बंद है, ठीक है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, अगर यहां की सरकार कर देती है तो वो भी क्या है, उसके पास में राइट है। तो सरकार अपने आप में क्या है, अपने पास में सरकार के पास राइट है, अधिकार है कि वो चाहे तो इनको लागू करे, ना चाहे तो ना लागू करे। इसीलिए तो केरला ने भाई लागू नहीं कर रखा कि भाई बीफ खाना है तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम इससे लागू ही नहीं करते, ये तो हमारी ड्यूटी है और इसके लिए कोई कहीं पे कोर्ट में थोड़ी नहीं जा सकता इसके लिए, ठीक है। इसमें एक बहुत बड़ी अगर मैं बात करूं, नेता तो नहीं कहूंगा, एक वक्ता बहुत अच्छे हुए हैं, उनका नाम है राजीव दीक्षित जी, स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी। उन्होंने इसके ऊपर काफी ज्यादा केसेस लड़े हैं और उसके बेनिफिट्स भी काफी बताए। अगर आपका कभी मन करे तो आप यूट्यूब पर सर्च मार कर बारे में देख लेना, उन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन करा है इसके बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं मैं उनको प्रमोट कर रहा हूं, बट उनके कॉन्सेप्ट है, उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए जो तर्क रखे ना, वो तर्क काफी ज्यादा फायदेमंद है। वो तर्क समझे जाएंगे ना तभी आप समझ सकते हो काफी अच्छे चीज है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 है। अनुच्छेद 48 ये कहता है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन इसकी बात करता है, तथा वन एवं अन्य जीवों की सुरक्षा के राज्य प्रयास करेगा। एक बार दोबारा सुन लो, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन
एवं अन्य जीवों की सुरक्षा के राज्य प्रयास करेगा। अब राज्य क्या प्रयास करेगा, वही है मैंने कहा राज्य की क्या है, राज्य की ड्यूटी है, नॉट मैंडेटरी, उसके लिए कोई ये नहीं है कि भाई तुझे करना ही करना है, ठीक है। तो राज्य क्या करेगा, पर्यावरण, पहले पर्यावरण का अर्थ समझ लो। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण या एनवायरमेंट का अर्थ होता है कि एक ऐसा माहौल जहां पे एक व्यक्ति या इंसान की बात करूं या एक जानवर की बात करूं, ठीक है, या ह्यूमन की बात करूं या एनिमल की बात करूं, जहां पे उसके जीने का माहौल बन जाता है, जहां पे वो जी सकता, सर्वाइव कर सकता है, जहां पे ऑक्सीजन है, ठीक है, जहां पे पेड़ पौधे हैं, जहां पे भोजन है। तो ऐसी जगह का हमें क्या करना है, संरक्षण करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है एवं संवर्धन करना है। ऐसी जगह को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना। बढ़ावा कैसे दे सकते हो आप, प्लांटेशन के द्वारा, यानी पेड़ पौधे लगाओगे आप, ठीक है, यहाँ के और भी कई तरीके से आप कर सकते हो, यानी कि आप क्या है, सिंपल सी बात है, आप वहां पे ज्यादा कटाई नहीं करोगे, ये भी तो एक संवर्धन ही हुआ अपने आप में, ठीक है, आग नहीं जलाओगे ऐसी जगह पे, तो संवर्धन। तथा वन एवं अन्य जीवों की सुरक्षा। वन एवं अन्य जीवों का मतलब क्या है, वन का मतलब क्या है, जंगल। अगर कोई जंगल है तो आप जंगल में सिंपल सी बात है कोई कटाई नहीं कर रहे, जंगल को काट के आप खेत नहीं बना रहे हो वहां पे, ठीक है। अगर ऐसी चीजें नहीं कर रहे तो आप अपने आप में संवर्धन कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे संवर्धन का पूरा रोल निभा रहे हैं आप। अन्य जीवों की सुरक्षा, यानी कि जितने भी, अगर मैं बात करूं, हाथी, घोड़े, ठीक है, हिरन हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, ठीक है, चीता हो गया, ठीक है, मोर हो गया, अन्य प्रकार के जो जीव है उनकी सुरक्षा, इनके लिए क्या करेगा, राज्य प्रयास करेगा। इसीलिए आप देख ले, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, अब ये सारे रिजर्व किस लिए बनाए गए, इसलिए तो बनाए गए ताकि इनकी सुरक्षा की जाए। तो ड्यूटी है, क्या है ये, ड्यूटी है, क्या है, ड्यूटी, मैंडेटरी नहीं है, ये चाहे तो कोई राज्य माने या नहीं माने, उसकी ड्यूटी है। अनुच्छेद 49, ठीक है, अनुच्छेद कहता है स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। स्मारकों का मतलब समझ लो, स्मारक का मतलब होता है याद करने वाली, स्मरण का मतलब क्या होता है, याद करना है। स्मारकों का मतलब है कि पुराने समय में जब राजा महाराजा थे, अगर मैं बात करूं आज से 200 साल पहले या 500 साल पहले या 700, 800, 1000 या फिर काफी हजारों या लाखों साल पहले, जब पुराने जमाने के जो लोग थे उन्होंने कुछ अपनी एक ऐसी यादगार चीजें बनाई, उन यादगार चीजों से क्या करा, ठीक है, जैसे कि उन यादगार चीजों को उन्होंने बना के तो रख दिया, उनका स्ट्रक्चर ऐसा है, उन्होंने उनके स्मरण के लिए, यानी उनको याद करने के लिए उन इमारतों या जगहों की बात करूं तो उनको हम याद रखते हैं, तो वो है इमारतें, स्मारक, स्मारक इमारतें बोल सकते हैं। स्मारक यानी ऐसे स्मारक जिनको हम अभी भी याद करते हैं पुराने समय के लोगों के द्वारा, ठीक है, जो बनाई गई है। राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व का मतलब अशोक स्तंभ हो गया, कोई भी ऐसी जगह जो राष्ट्र का महत्व बढ़ाती हो, वो वाली चीजें के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करेगा। क्या करेगा, ऐसी चीजों को सेव किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा, ये ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि राज्य का मतलब क्या है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार के साथ में एग्जीक्यूटिव भी, अगर वो क्या करेगा, वो संरक्षण करेगा किस जगह का, स्मारकों, यानी कि कोई भी ऐसी जगह जहां पे जो पुराने लोगों के द्वारा बनाई गई है और राष्ट्रीय महत्व की, यानी राष्ट्र का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस रखती है देश के लिए, वैसी जगह के स्थानों में वस्तुओं का क्या करा जाएगा, संरक्षण किया जाएगा, इनको सेव किया जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, आर्टिकल 50 क्या कहता है। आर्टिकल 50 ऑफ डीपीएसपी कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों में डिफरेंस रखने की कोशिश करेंगे हम, यानी कि ये राज्य की ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव रखेगी, यानी अलग रखेगी। इन दोनों को एक साथ में कंबाइन नहीं किया जा सकता, यानी कि जो न्यायपालिका के जो राइट्स हैं वो कार्यपालिका को नहीं दिए जा सकते, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यानी कि इन दोनों में क्या रखना है, हमें अलगाव रखना है। इन अलगाव का मतलब क्या, सेपरेट रखना है, अलग रखना है इन दोनों को, ये कहना चाह रहा है, ये अनुच्छेद 50 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अनुच्छेद 51 या आर्टिकल 51 ऑफ डीपीएसपी कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन करेंगे। यानी कि अगर हम कहें तो केंद्र की, यानी कि केंद्र सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि भाई वो क्या करेगी, वो अंतरराष्ट्रीय जो भी प्रोग्राम होंगे उसमें शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन करेगी, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं कहूं मोदी जी जाते हैं, ठीक है, किसी समिट में जाते हैं, G20 समिट या मैं किसी समिट में जाते हैं, तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भाई हम शांति की तरफ बढ़ेंगे और सुरक्षा की तरफ बढ़ेंगे। तो ये किसके लिए बात करते हैं, वो कहते हैं भाई ग्लोबली, क्या कहते हैं, ग्लोबली बात करते हैं वो, यानी कि वो विश्व की बात करते हैं कि हम विश्व को क्या चाहते हैं, विश्व में हम क्या देंगे, हम शांति रखेंगे, विश्व में शांति रखेंगे और सबको सुरक्षा प्रदान करेंगे।
यानी कि हर एक व्यक्ति की बात करते हैं कि भाई हम शांति और सुरक्षा के प्रति हमेशा तत्पर रहेंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए कई बार क्या होता है कि आतंकी हमले होते हैं तो तब भी कभी कोई समिट होता है तो वो हमेशा लेके जाते हैं मुद्दे कि भाई इसे दूर किया जाए, और इसे दूर करने के तरीके बताते हैं वो आगे। तो अब ये क्या है, डीपीएसपी की जो मेन आर्टिकल्स हैं वो हमने सारे के सारे देख लिए। डीपीएसपी के हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के सारे अनुच्छेद हम देख चुके हैं। किसी अनुच्छेद में कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में टाइप कर देना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज फोर्थ का, ठीक है, यानी अनुच्छेद 51A में ये विनिर्दिष्ट है या फिर निर्दिष्ट है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि 1976 यानी कि 1976 में होता क्या है, उस समय सरकार चल रही होती है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जी उस समय क्या है, सरकार में है। अभी तक कोई भी दूसरी गैर कांग्रेसी सरकार अभी तक बनी नहीं है। तो 1976 यानी 1975 में इनको लगता है कि भाई, लगता क्या है एक्चुअल में होता क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट या प्रयागराज हाईकोर्ट बोले, वहां का जो हाईकोर्ट है वो कहता है कि तुम एलिजिबल नहीं हो इलेक्शन के लिए, ठीक है। यानी उनके राइट्स को बोल देता है कि तुम अधिकार नहीं है तुम्हें आगे इलेक्शन करने के लिए, यानी कि तुम नहीं खड़ी हो सकती, तुम नहीं कुछ कर सकती। हाँ, तो उस समय क्या होता है कि ये उग्र हो जाती हैं और इनका माइंड चेंज हो जाता है और ये क्या करते हैं, काफी सारी चेंजेस करते हैं संविधान में, काफी सारी चेंजेस करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और ये वहीं से इमरजेंसी इंपोज करना शुरू कर देती है। जब इन्होंने आपातकाल की घोषणा की हुई, जब घोषणा करने के बाद में इन्होंने चेंजेस करने शुरू करे, इंटरनली चेंज करना शुरू कर दिया, यानी संविधान को इन्होंने छेड़छाड़ कर, अच्छी छेड़खानी कर दी इन्होंने। 42वां संविधान संशोधन, यानी हमारे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, समझ रहे हो। यानी कि अगर मैं कहूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मैं कहूं छोटा संविधान, तो वो कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन है। उसी के समय में एक 1976 में ये क्या करती हैं, 1976 में एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाती है, जिसके जो हेड थे वो सरदार स्वर्ण सिंह थे, ठीक है। उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनती है। उस समिति का मतलब होता है कि विशेष उद्देश्य के लिए कुछ लोगों का ग्रुप बना देना और वो किसी पर्टिकुलर विशेष सब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी टॉपिक के ऊपर सर्च करता है और उसकी रिपोर्ट देता है। जिसने भी अगर ये समिति बना रखी है, जिसने भी ये समिति फॉर्म करी है, उसको वो क्या करेगा, रिपोर्ट फॉर्म करेगा। जिसने भी जो भी इसका इंचार्ज हो सकता है, जिनके लिए बनाई है, फॉर्म करी है, तो ठीक है, तो ये समिति हो गई। अब इसने संस्तुति दी। संस्तुति दी का मतलब क्या है, इन्होंने जो सिफारिशें दी, यानी इन्होंने क्या कहा कि भाई ये कुछ ऐसी गाइडलाइन है जिनको फॉलो किया जाता है। तो संस्तुति देते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्यों का अलग से एक पार्ट होना चाहिए। पार्ट का मतलब ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक अलग से एक लेसन होना चाहिए, ठीक है। जैसे भाग है, भाग 1, 2, 3, 4 तक तो हमने देख लिया, 4 तक में हमने देख लिया, 4 में डीपीएसपी था, हमने देख लिया पूरा, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने कहा एक अलग से एक पार्ट होना चाहिए, तो वो पार्ट होना चाहिए, तो वो पार्ट की इन्होंने कहा, तो इसीलिए एक पार्ट बना, वो क्या नाम बना, फोर्थ का बना, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी 42वां संविधान संशोधन जो आपातकाल के दौरान हुआ, इमरजेंसी के दौरान हुआ, तो संशोधन जो हुआ 1976 में आपातकाल के दौरान, उसी समय इसको लागू किया गया, ठीक है। उसी समय इसको लागू किया गया और लागू करने के बाद में क्या हुआ, 10 मूल अधिकार हैं, उनको जोड़ दिया गया। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है, उसे भी समझेंगे। अब एक चीज और समझ लें कि पहले जो थे वो 8 मूल कर्तव्य थे। क्या थे, 8 मूल कर्तव्य थे। अधिकार नहीं आएगा, यहां पे कर्तव्य आएगा, 10 मूल कर्तव्य, या मैं कहूं ड्यूटीज, ठीक है। तो पहले कितने थे, 8 मूल कर्तव्य थे। लेकिन इसे बाद में जब पूरा रेडी हो गया, तो इसे जब पब्लिकली किया गया तो उसमें कितने 10 कर्तव्य डाले गए। अभी कर्तव्य है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या, मौलिक कर्तव्य हैं क्या। मौलिक कर्तव्य एक सिटीजन के कर्तव्य हैं, एक नागरिक के, हर एक उस नागरिक के कर्तव्य जो भारत का नागरिक है। अगर वो कोई विदेशी विदेश में आता है तो उसके भी कुछ कर्तव्य हो जाते हैं, भाई हमारे नेशनल फ्लैग के साथ में तुम कोई छेड़खानी नहीं करोगे, ठीक है। यानी राष्ट्रीय ध्वज का है ना, जैसे कि अगर आप राष्ट्रीय ध्वज को फहरा रहे हो, सुबह फहराया तो शाम को आप उसे आराम से फोल्ड करके रख दो, ठीक है। उसे जलाना नहीं है, अगर आपको क्या करना है, जलाना नहीं है उसे, या फिर फेंकना नहीं है, जमीन पे ऐसे नहीं फेंकना, तो वो कुछ कर्तव्य है। और हमें समाज में क्या रखना है, समानता रखनी है। तो ऐसे कुछ मूल कर्तव्य हमें 10 मूल कर्तव्य दे दिए गए। तो ये है फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमने देख लिया, हमने क्या देखा, हमने पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, पार्ट 3 कर लिया, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 बोलूं 4th का, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया फंडामेंटल ड्यूटी। तो अब तक हमने जो पार्ट किए हैं इनकी आप रिवीजन कर लेना एक बार। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट है, उस नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। पार्ट 6 हम देखेंगे, ठीक है। उस पार्ट में हम समझेंगे कि क्या क्या उनमें बताया गया है, क्या क्या डिटेल दी गई है। उन आर्टिकल्स को हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में कोशिश करेंगे, समझाने की मैं कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। तो आप क्या करिए, वीडियो देखते रहिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।